हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है अपना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की सीरीज में। सर जो अपनी सीरीज चल रही है सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अपन एक एक करके उसमें करते जा रहे हैं। जिस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की सीरीज के अंदर सर अपन उन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को समझ भी रहे हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं, प्लस याद भी कर रहे हैं। हाँ सर, इन स्टैंडर्ड को अपन समझ भी रहे, याद भी कर रहे, प्लस समझ रहे याद कर रहे सर, कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो सब कुछ यही पे हो रहा है सर, समझ भी रहे, याद भी कर रहे, कॉन्सेप्ट भी कर रहे, क्वेश्चन भी कर रहे, सारी चीजें आपको यहीं पर ही सारी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग की मिल जाएगी। सर 50 से 60 मार्क्स के आते हैं अपने एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, तो इनको अच्छे से करना जरूरी होता है। तो भाइयों बहनों, गाइस एंड गर्ल्स, बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं। सर अपन सारे स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग करेंगे क्या ऐसे यूट्यूब पे? बिल्कुल सारे के सारे करेंगे फ्री में यूट्यूब पे। तो भाइयों बहनों, इसलिए वीडियो लाइक करने के पहले एक बार वीडियो शुरू करने के पहले लाइक कर देना भाई। एक बार इतनी मेहनत लग रही है आपके लिए, वीडियो लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना आप। तो आज क्या करने वाले सर? आज अपन 3 स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग करने वाले अपने, जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर ऐसे 200, 210, 230, ये 3 स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग आज अपन करने वाले हैं गाइस एंड गर्ल्स। तो भाइयों बहनों, गाइस एंड गर्ल्स, चलिए शुरू करते हैं। तो एक और चीज कि भाई, एक बार तुमको मैंने इतनी बार बोला है, प्लीज कमेंट सेक्शन में ये तो बता दिया करो तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है। तुम्हारा अटेम्प्ट मुझे जानना होता है, ताकि मुझे पता पड़े कौन से अटेम्प्ट के बच्चे अभी कनेक्टेड है, उनके लिए मैं ज्यादा वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो तुम एक बार प्लीज तुम्हारा नाम लिख देना, तुम्हारा सीए लगा दो, नाम क्या है, सीए XYZ, जो भी तुम्हारा नाम है, इस अटेम्प्ट में तुम सीए बनने वाले हो, वो बता देना मुझे, याद रख के प्लीज। ठीक है, चलो आ जाओ सर। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन अपने ऐसे 200 से। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, वैसे अपन सब कुछ करेंगे पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी होगा, है ना। तो वो एक थोड़ा रिवीजन टाइप से, हालांकि पहली बार देख रहे हो तो भी समझ आ जाएगा, पर थोड़ा तो जल्दी होगा यार ये तो, है ना। तो सर ऐसे 200 सबसे पहले क्या बोलता है? सर ऐसे 200 बोलता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू कंडक्ट एन ऑडिट, टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस, इन अकॉर्डेंस विद एसेस। कि भाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का? टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं उइया कासा, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं उइया कासा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ independent auditor to conduct an audit in accordance with ACES, to conduct an audit in accordance with ACES, to conduct an audit in accordance with ACES, उइया कासा, उइया कासा। ठीक है, अब तो सर सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, देखो ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा देते हैं इसको। ठीक है, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैं ऑडिटर हूं, मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? सिंपल सी बात है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देनी है, रीजनेबल एश्योरेंस देना है। उसको क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल गलती नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल गलती नहीं है। तो सर ये ऑब्जेक्टिव आपका रटावा होगा, टू ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस, उसको फाइनली रीजनेबल एश्योरेंस देना है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कि उसको फाइनली उसको क्या करना है सर? उसको ओपिनियन देना है, किस चीज पे ओपिनियन देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ये देखो, उसको ओपिनियन देना है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। क्या चीज का देना है सर? कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीजनेबल एश्योरेंस देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी एमएमएस नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं है सर। उसका पहला काम तो ये होता है, टू ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस दैट एफएस एज ए होल इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और फाइनली उसको रिपोर्ट इशू कर देनी है, फाइनली उसको रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, वो इशू कर देगा कि हाँ भाई मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग कर ली, कोई भी उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है, मतलब एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है। पर क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है? एब्सोल्यूट नहीं सर। वो ऑडिटर गारंटी नहीं ले सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती है या नहीं, गारंटी कभी नहीं ले सकता, क्योंकि ऑडिट की भी अपनी एक इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। ठीक बात है। तो सर अभी कुछ रिक्वायरमेंट दी हुई है ऐसे 200 ने ऑडिट करते वक्त। जैसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि जब भी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है, मतलब उसको क्वेश्चनिंग माइंड रहना है, उसको अलर्ट रहना है, उसको क्वेश्चनिंग माइंड रहना है, अलर्ट रहना है। कभी भी ऑडिट करने जाए तो नशे पते में हर किसी ऑडिट नहीं करके आ जाए, हाँ, बस करके आ गया, बिल्कुल नींद में गया, सो के गया, फटाफट ऑडिट रिपोर्ट साइन कर आ गया है। अरे नहीं भाई, बिल्कुल अलर्ट रहे, बिल्कुल क्वेश्चनिंग माइंड रहे। कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसका जवाब पूछ, क्वेश्चन पूछ, अलर्ट रहे। कोई भी गलती मिली तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या करा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उसको एटीट्यूड रखना है क्वेश्चनिंग माइंड का, उसको अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, अलर्ट रहना है कि भाई कहीं पे भी कोई पॉसिबल मिस स्टेटमेंट तो हो, कहीं भी कोई पॉसिबल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। और क्रिटिकल असेसमेंट करना है ऑडिट एविडेंस का, जो भी एविडेंस मिलेंगे उसको क्रिटिकल असेस करो कि ऐसा क्यों है, क्या है, इसको पूरा क्रिटिकल असेस करना है। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अलर्ट आपको किस किस सिचुएशन में आपको अलर्ट रहना है सर? 4 सिचुएशन दी जिसमें आपको अलर्ट रहना है, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं जो मिला, जो मिला, जो दिखा, जो मिला, जो दिखा, जो मिला, जो दिखा, जो सुना, जो मिला, जो दिखा, जो सुना, उस हिसाब से आप ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। जो मिला, जो दिखा, जो सुना, उस हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। जो मिला, जो दिखा, जो सुना, जो मिला, जो दिखा, जो सुना, जो मिला,
जो दिखा जो सुना, सुनो ना ध्यान से भाई भाइयों बहनों, जो मिला जो दिखा जो सुना, जो मिला जो दिखा जो सुना, उस हिसाब से आप ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, उस हिसाब से आप ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। जो मिला मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंसेस। सर एक एविडेंस मुझे बोल रहा है कि 5 करोड़ की सेल है, दूसरा एविडेंस बोल रहा है कि 10 करोड़ की सेल है, तो मुझे क्या मिला, मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिले। तो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस तो कहीं पे भी नहीं है, उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। जो दिखा, मुझे क्या दिखा कि भाई मैं क्या था, कंपनी में ऑडिट करने गया, तो कंपनी में मैं सुसु करने जा रहा था, सुसु मतलब वॉशरूम जा रहा था यार, सिंपल सी बात है। तो मैं वॉशरूम करने जा रहा था, मैंने क्या देखा, मेरे को दिखा कि भाई एक कंपनी के अंदर कट्टे भर के पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है, इतने सारे नोट ही नोट बिखरे पड़े, नोट ही नोट बिखरे पड़े। मतलब कंपनी के पास इतना सारा कैश है, कैश है मतलब कंपनी कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रही है, 2 नंबर के काम कर रही है, पूरे एक कमरे के अंदर कैश ही कैश था। तो भाई कंपनी 2 नंबर का फ्रॉड काम कर रही है। तो मुझे क्या दिखा, कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, की कहां कहां पर फ्रॉड हो सकता है, मुझे ऐसा दिखा, मैंने उस कमरे के अंदर जब देखा। ठीक है, जो सुना, मैंने क्या सुना, मैनेजमेंट एक जने से फोन पे बात कर रही थी, अरे यार ऑडिटर आए हुए, एक काम कर, फेक डॉक्यूमेंट बना के दे दे, फेक डॉक्यूमेंट मतलब इनवॉइस को एडिट करके दे दे। तो मतलब उनका डॉक्यूमेंट रिलायबल नहीं है, इनका डॉक्यूमेंट रिलायबल नहीं है, मैंने फोन पे बात करते हुए उनको सुना। तो जो मिला जो दिखा जो सुना, उस हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। क्या मिला सर, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस, की ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जो दिखा, क्या दिखा सर, मैं वॉशरूम करने जा रहा था तो मुझे बहुत सारा कैश दिखा, तो कंडीशन दैट में इंडिकेट द पॉसिबल फ्रॉड कहां पे हो सकता है। तो जो मिला कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, जो दिखा, क्या दिखा, कहां कहां पे फ्रॉड, कहीं पे फ्रॉड है। जो सुना, क्या सुना मैंने सर, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंट सही नहीं, रिलायबल नहीं है, वो फोन पे बात कर रहा था, एडिट करके देना, उस हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। तो ये देखो ऑडिट प्रोसीजर कि सरकम इंस्टेंसेस के हिसाब से आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। इवन जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलता है उससे ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो जो मिला जो दिखा जो सुना, उस हिसाब से आप ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अगर आप रखोगे तो कौन सी रिस्क कम हो जाएगी सर, उई की रिस्क कम हो जाएगी। किसकी रिस्क कम हो जाएगी, उई की रिस्क कम हो जाएगी। उई, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखोगे तो आप उई की रिस्क कम हो जाएगी। उई मतलब OOI। ओवरलुकिंग द अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, आप कोई भी अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को आप ओवरलुक नहीं करोगे। ओवर जनरलाइज द कंक्लूजन फ्रॉम द ऑडिट ऑब्जर्वेशन, अगर आपने कोई भी ऑडिट ऑब्जर्वेशन मिली तो आप ओवर जनरलाइज नहीं करोगे, बिल्कुल ध्यान से चेकिंग करोगे। आई से इनअप्रोप्रिएट ऑडिट अजम्पशन इन डिटरमाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर मतलब कुल मिला के लगाते हुए कोई इनअप्रोप्रिएट ऑडिट अजम्पशन नहीं लगाओगे, तो इसको क्या बोलते हैं, उई। इसको क्या बोलते हैं, उई। ओवरलुक और जनरलाइज इनअप्रोप्रिएट, 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 overlook or generalize inappropriate. We overlook unusual circumstances, over generalize the conclusion from the audit observation, inappropriate audit assumption, inappropriate audit assumption. ठीक है सर, ये 3 चीजें हो गई यहाँ पर। ठीक है सर, अब से इथिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये अपन देखो ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर के अंदर। अभी मैं इतना नहीं कराऊंगा इनको, प्रोफेशनल एथिक्स में पूरा डिटेल में अपन पढ़ते हैं। पर फिर भी सर एथिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये होता है आईपीसी ओपी। आईपीसी ओपी, एक ऑडिटर को हमेशा इंटीग्रिटी भी रखनी है, प्रोफेशनल बिहेवियर भी रखना है, इंटीग्रिटी भी रखनी है, प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखनी है, और फिर उसके बाद ओ से ऑब्जेक्टिविटी भी रखनी है, पी से प्रोफेशनल कंपिटेंस भी रखना है। तो 2 P हो गए, 2 P हो गए, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कंपिटेंस। तो उस बंदे को इंटीग्रिटी भी रखनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखनी है, ऑब्जेक्टिविटी भी रखनी है। तो आईपीसीओपी में इंटीग्रिटी प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटीग्रिटी प्रोफेशनल बिहेवियर, सी से कॉन्फिडेंशियलिटी, सी से कॉन्फिडेंशियलिटी, ओ से ऑब्जेक्टिविटी, ओ से ऑब्जेक्टिविटी, पी से प्रोफेशनल कंपिटेंट, पी से प्रोफेशनल कंपिटेंट। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे प्रोफेशनल जजमेंट, उस बंदे को अब सबसे पहले ऑडिटर को ना प्रोफेशनल जजमेंट भी लगाना पड़ता है। प्रोफेशनल जजमेंट मतलब अगर वो कोई भी डिसीजन ले रहा है तो कोई भी डिसीजन लेते वक्त उसके पास जो भी नॉलेज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, जिसको अपन बोलते हैं केटीई, जिसको अपन बोलते हैं केटी, कि भाई जो भी वो डिसीजन ले रहा है, जो भी वो डिसीजन ले रहा है, डिसीजन लेते वक्त उसको केटी लगाना पड़ेगा, नॉलेज ट्रांसफर और एक्सपीरियंस, नॉलेज ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस यूज में लेना पड़ेगा। तो उसको कहाँ कहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ता है सर, कभी भी उसको मटेरियलिटी डिसाइड करनी, ऑडिट रिस्क डिसाइड करने की, कौन सा आइटम मटेरियल है, कौन सा इमटेरियल है, ऑडिट रिस्क ज्यादा है कम है, उस वक्त उसको लगाना पड़ता है जजमेंट। ऑडिट प्रोसीजर कौन सा लगाना है, अलग अलग तरह के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, इस जगह कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, वहां जजमेंट लगता है। साई को इवेल्युएट करते वक्त कि जो भी एविडेंस मिला वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है या नहीं, वो इवेल्युएट करते वक्त। जब भी वो देखेगा कि मैनेजमेंट ने जो भी जजमेंट ली वो जजमेंट सही है या नहीं, उस वक्त खुद को भी जजमेंट लगाना पड़ेगा। कंक्लूजन ड्रॉ करना कि फाइनली उसको कौन सी ओपिनियन देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है गलत है, कंक्लूजन ड्रॉ करते हुए भी उसको ओपिनियन जजमेंट लगाना पड़ता है। ठीक बात है, तो इन सब जगह उसको जजमेंट लगाना पड़ता है। तो अगर इसको 3 पॉइंट में आपको याद कराऊं कि जजमेंट कहां कहां पे लगाना होता है, तो अगर आपको याद है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की लाइन याद है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होती है सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, मैंने कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाए, मुझे कौन से एविडेंस मिले, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच्ड। तो अगर आपको ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन याद है, सॉरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की क्या होता है डेफिनेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, मैंने कौन से प्रोसीजर लगाए, प्रोसीजर लगाने से मुझे कौन से एविडेंस मिले, प्रोसीजर लगाने से मुझे कौन से एविडेंस मिले, तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म,
एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच्ड ये 3 पॉइंट होते थे कि मैंने कौन से प्रोसेसर लगाए, उस प्रोसेसर से मुझे कौन से एविडेंस मिले, फाइनली मैंने कौन सा कंक्लूजन दिया। तो ये तीनों चीजें आपको यहां पर लिखनी है। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच, ये कंक्लूजन, ये 3 पॉइंट यहां पर होगा, ऐसे आप याद कर सकते हो इनको। ठीक है सर। फिर बोलता है कि भाई ऑडिटर को ना हमेशा ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमेशा साई चाहिए होता है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ही होते हैं। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट मतलब सर एविडेंस जो भी होनी चाहिए वो सफिशिएंट भी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होनी चाहिए। सफिशिएंट मतलब कि जो भी आप एविडेंस ले रहे हो उनकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप क्वांटिटी कम है, नहीं सर, अच्छी खासी क्वांटिटी होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट मतलब उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। पता चला क्वांटिटी तो ज्यादा है पर सारा एविडेंस खराब है, कोई रिलायबल ही नहीं है, सारे फेक डॉक्यूमेंट है, गलत गलत डॉक्यूमेंट, नहीं सर। तो वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट दोनों अच्छी, क्वांटिटी और क्वालिटी उसकी दोनों की दोनों अच्छी होनी चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब सर एक और चीज बताओ, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। अब देने कहा था क्योंकि भाई ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। ठीक बात है। तो क्योंकि वो रीजनेबल एश्योरेंस क्यों दे रहा है सर, क्योंकि उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की कि भाई कितना भी कुछ भी कर ले, कुछ ना कुछ गलती तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रह सकती है जो ऑडिटर नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए वो एब्सोल्यूट नहीं दे पाता। कौन कौन सी गलती सर, देखो, मैनेजमेंट की गलती, ऑडिटर की गलती, या तो मैनेजमेंट की कोई गलती हो या ऑडिटर की गलती हो, मैनेजमेंट की गलती या फिर ऑडिटर की गलती प्लस फ्लर्ट। इसको याद कैसे करना है, मैनेजमेंट की गलती, या तो मैनेजमेंट ने कोई गलती करी है या फिर ऑडिटर ने कोई गलती करी है, मैनेजमेंट ने गलती करी है या फिर ऑडिटर ने कोई गलती करी है। ठीक है ना। तो अब दोनों में से किसी ने भी गलती करी, या तो मैनेजमेंट ने गलती करी या ऑडिटर ने गलती करी, प्लस फ्लर्ट FLIRT। मैनेजमेंट ने कोई गलती करी, ऑडिटर ने कोई गलती करी, प्लस फ्लर्ट। मैनेजमेंट ने कोई गलती करी, ऑडिटर ने कोई गलती करी, प्लस फ्लर्ट। मैनेजमेंट ने कोई गलती करी, ऑडिटर ने कोई गलती करी, प्लस फ्लर्ट। मैनेजमेंट ने कोई गलती करी, ऑडिटर ने कोई गलती करी, प्लस फ्लर्ट। ठीक बात है सर। तो अब देखो मैनेजमेंट कौन सी गलती करता है सर, मैनेजमेंट क्या बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का भाई नेचर ही ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो मैनेजमेंट को बहुत सारे जजमेंट लेने पड़ते हैं। वो जजमेंट नहीं लेता कि यार वो मान के चल रहा है कि फ्यूचर में बेड डेप्ट होगा केवल 20% का, वो ऐसा जजमेंट लगा के चल रहा है। असली में बाद में फ्यूचर में बेड डेप्ट हो गया 60% का, तो भाई साहब दिक्कत नहीं हो गई, 20% का वो मान के बैठा था, 60% का बेड डेप्ट हो गया है। ठीक है ना। तो ये भी एक गलती हो गई यहाँ पर पे। तो मतलब गलती इन देश की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा होता है कि वो इनहेरेंटली रिस्की होता है, वो एलिमिनेट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं जजमेंट लगाने पड़ेंगे। तो अपन ने जो जजमेंट लगाया वो बाद में गलत निकल गए, तो इस वजह से तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा होता है कि भाई कुछ ना कुछ गलती रह सकती है। तो ये मैनेजमेंट की गलती, मतलब एक तरह से मैनेजमेंट की गलती। एक होती है ऑडिटर की गलती, हालांकि गलती में केवल बोलने के लिए बोलो, उसकी गलती नहीं है ऐसी कोई, पर मतलब ओवरऑल ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर का भी ऑडिट प्रोसीजर कुछ ऐसे होते हैं कि वो सारी गलतियां नहीं पकड़ पाता। जैसे जैसे भाई वो सैम्पलिंग करता है रेदर देन 100% टेस्टिंग। 100% टेस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है कि सारे के सारे आइटम चेक कर ले, उसको सैम्पलिंग करनी पड़ती है। हाँ सर, तो सैम्पलिंग करनी पड़ती है रेदर देन 100% टेस्टिंग। तो ये एक और गलती हो गई उसकी यहाँ पर, इसलिए सारी गलतियां नहीं पकड़ पाएगा। ठीक बात है। फिर उसके बाद फ्लर्ट, मैंने क्या बोला था, मैनेजमेंट की गलती, ऑडिटर गलती, प्लस फ्लर्ट, प्लस मैंने क्या बोला था, फ्लर्ट जी बोल दो, फ्लर्ट जी। एफ से सर फ्रॉड, कि भाई जो फ्रॉड होता है, अगर सीनियर मैनेजमेंट ने फ्रॉड करा है तो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से करा होगा। फ्रॉड को ढूंढ पाना मुश्किल है, एरर तो फिर भी मिल जाती है, पर फ्रॉड अगर किसी ने करा है तो बड़ा ही सोच समझ के पूरी की पूरी चाल सोच समझ के जाल बिछाया होगा, वो मिलना मुश्किल होता है। ठीक है सर। एल से लो रेगुलेशन, भाई अगर कोई लो रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस है तो शायद ऑडिटर नहीं पकड़ पाएगा। आई से सर क्या होगा, आई से इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, मतलब कि भाई अगर मैं मैनेजमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन छुपा के बैठी है, मुझे दे ही नहीं रही, तो मैं ऑडिटर हूं, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं जो सिर पे बंदूक रख के गन रख के उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा लूंगा। नहीं सर, मेरे पास कोई सर्च सीजर की वो पावर नहीं है कि मैं जाके सर्च सीजर कर लूंगा, धमकी देके डाटा निकाल लूंगा, वो नहीं है मेरे पास। तो इन्फॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट देगा ही नहीं तो मैं ऑडिट कैसे करूंगा। आर से रिलेटेड पार्टी, की भाई मैनेजमेंट बताए नहीं कि उनकी रिलेटेड पार्टी कौन है, बहुत सारे लावारिस बच्चे पैदा करे हुए हो और मुझे बता ही नहीं रहे कि हमारा लावारिस बच्चा, मतलब रिलेटेड पार्टी जब तक वो बताएगी नहीं कि मैनेजमेंट की कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी, मुझे पता ही नहीं पड़ेगा, तो रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट छुपा के बैठी हो। टी से टाइमलीनेस ऑफ इन्फो, मतलब कुल मिला के मैं ऑडिट करता हूं पुराने डाटा की, और पुराने डाटा की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, तो टाइमलीनेस ऑफ इन्फो। जी मतलब गोइंग कंसर्न, कि भाई मैं आज की ऑडिट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता फ्यूचर के अंदर अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिससे कंपनी का गोइंग कंसर्न खत्म हो जाए, गोइंग कंसर्न खत्म हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऑडिटर कभी फ्यूचर के लिए भी गारंटी नहीं दे सकता है। ठीक है सर। तो यहां पर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट की क्या होती है सर, मैनेजमेंट की गलती, ऑडिटर की गलती, प्लस फ्लर्ट जी, मैनेजमेंट की गलती, ऑडिटर की गलती, प्लस फ्लर्ट जी, मैनेजमेंट की गलती, ऑडिटर की गलती, प्लस फ्लर्ट दी। तो ये क्या है सर, ये मैनेजमेंट की गलती है, ये ऑडिटर की गलती है। तो मतलब मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाता है उसका नेचर ऐसा होता है, बहुत सारा जजमेंट लेने। ऑडिटर जो है, ऑडिटर भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि वो सैम्पलिंग चेकिंग करता है। फ्लर्ट जी मतलब एफ से फ्रॉड हो सकता है, एल से लो रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस हो सकता है, आई से सर इन्फॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक बात है सर। आर से रिलेटेड पार्टी,
और टी से सर टाइमलीनेस ऑफ इन्फो, जी से गोइंग कंसर्न वाला इशू हो सकता है। ठीक बात सर, ठीक है सर। ये ऑडिट रिस्क सर, देखो ऑडिट रिस्क होता है ना, अपन चैप्टर नंबर 3 या 4 के अंदर पढ़ते हैं ये ऑडिट रिस्क वाला, तो मैं अभी तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, एक ऊपर ऊपर से बता देता हूं सर ये, क्योंकि वहां पर पढ़ते हैं तो अभी नहीं बताऊंगा सर। ऑडिट रिस्क क्या होती है सर? एक होता है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होती है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, और मैं क्या बोला हूं, नहीं नहीं कोई गलती नहीं है, मैं क्या बोला हूं, नहीं नहीं कोई गलती नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और मैं इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा हूं कि नहीं नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ये होती है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट होते हैं। क्या कंपोनेंट होते हैं सर? एक होता है रोमम, एक होता है सर डिटेक्शन रिस्क। रोमम मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क, रोमम मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोमम मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। रोमम क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती है बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट, ऑडिट शुरू करने के पहले कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, ऑडिट शुरू करने के पहले। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है कि ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, ऑडिट के सारे प्रोसीजर लगाए उसने, फिर भी वो कुछ गलतियां नहीं ढूंढ पाया, ऑडिटर ने पूरी डिटेक्ट करने की कोशिश करी गलतियां, फिर भी वो कोई गलतियां नहीं ढूंढ पाया, वो डिटेक्शन रिस्क होती है। तो रोमम के भी दो कंपोनेंट होते हैं सर, एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या होता है कि अपन ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लो कि कंपनी में कोई भी इंटरनल कंट्रोल नहीं है, कंपनी में कोई भी इंटरनल कंट्रोल नहीं है। कंपनी में जब कोई भी इंटरनल कंट्रोल नहीं है, उस वक्त जब अपन कोई रिस्क निकलती है, वो क्या होती है? इनहेरेंट रिस्क, कि भाई कोई रिस्क एग्जिस्ट करती है। अब कंट्रोल रिस्क मतलब कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है, कंपनी में इंटरनल कंट्रोल है, फिर भी वो इंटरनल कंट्रोल गलतियों को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहे, फिर भी वो इंटरनल कंट्रोल गलतियों को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहे, वो होती है कंट्रोल रिस्क। तो ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट होते हैं, रोमम मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। रोमम ऑडिट शुरू करने के पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी गलतियां है। डिटेक्शन रिस्क मतलब क्या होता है कि भाई ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, फिर भी वो गलतियों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक बात है। अब रोमम के दो पार्ट क्या होते हैं? इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब कंपनी में कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करते, उस वक्त कोई गलती है। कंट्रोल रिस्क कंपनी में कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, पर कंट्रोल आपके अच्छे नहीं है, वो प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहे गलतियों को, ये होता है यहाँ पर। ठीक है सर। ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए फ्रॉम माइंड एंड अपीयरेंस, बहुत ठीक बात है सर। ये तो कंप्लायंस विद ईच एसे ये बोलता है कि भाई देखो, जब आप ऑडिट कर रहे हो, जब आप ऑडिट कर रहे हो, तो आपको फ्रॉम ईच एंड एवरी एसेस, सारे एसेस की रिक्वायरमेंट आपको कंप्लाई करनी है, अनटिल एंड अनलेस कोई रिक्वायरमेंट आप पे एप्लीकेबल ही नहीं है। जब तक आपको सारे एसेस फॉलो करने हैं, जब तक कोई रिक्वायरमेंट आप पे एप्लीकेबल नहीं है। एग्जांपल एसे 299 एप्लीकेबल नहीं होता, किस कब? जब जॉइंट ऑडिट। एसे 299 क्या बोलता है? जॉइंट ऑडिटर के केस में आपको क्या क्या करना है। पर अगर कोई जॉइंट ऑडिटर है ही नहीं, मैं अकेला ऑडिटर हूं, तो मैं एसे 299 कैसे लगा लूंगा? ठीक बात है, ठीक बात है। और कोई भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, अगर उस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की कोई भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आप पे नहीं लग रही, तो भी ठीक है, आप छोड़ सकते हो वो। पर अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अगर आप कोई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो नहीं कर पा रहे, उसकी कोई रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उस केस के अंदर आपको कोई अल्टरनेट प्रोसीजर करना पड़ेगा। उस केस में आपको कोई अल्टरनेट प्रोसीजर करना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी एक्सेप्शनल केस में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो नहीं कर पाए, कि यार स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बोल रहा है ये करने के लिए और मैं वो कर नहीं पाया। जैसे एग्जांपल, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या बोलता है कि आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी पड़ेगी, ऐसे 505 बोलता है बैंक वालों को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी है, डेटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी है, पर आप नहीं भेज पाए, तो आपको अल्टरनेट प्रोसीजर करना पड़ेगा कि आपने उसके अलावा दूसरा अल्टरनेट प्रोसीजर क्या करा। लेट्स से बैंक वालों को एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेज पाया, तो मैंने कोई बात नहीं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से उनके बैंक बैलेंस चेक कर लिया, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से उनका बैंक बैलेंस चेक कर लिया, तो मेरे को कोई अल्टरनेट प्रोसीजर करने पड़ेंगे। प्लस मुझे बताना पड़ेगा, मेरी ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि मैंने भाई ये वाली रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करी थी, इसलिए कि अल्टरनेट प्रोसीजर मैंने क्या करा था। ठीक बात है सर। ठीक है सर। मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है सर? मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है एफआरएफ को सेलेक्ट करना, कि भाई इन डेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, और इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना भी मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, वो इंटरनल कंट्रोल जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो एफआरएफ सेलेक्ट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी। ऑडिटर केवल रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है। कोई फ्यूचर गारंटी नहीं होती, कोई भी फ्यूचर गारंटी ऑडिटर नहीं दे सकता कि फ्यूचर के अंदर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही रहेगा, कोई भी गलतियां नहीं। और ऑडिटर जो ऑडिट एविडेंस लेगा, वो एविडेंस सारे के सारे परसुएसिव होते हैं रेदर देन कंक्लूसिव, परसुएसिव होते हैं रेदर देन कंक्लूसिव। कंक्लूसिव नहीं होते, वो परसुएसिव होते हैं। परसुएसिव से क्या है सर? ये रीजनेबल एश्योरेंस का एक दूसरा टर्म है, रीजनेबल एश्योरेंस, कि कम से कम आपको इतने एविडेंस तो ले लेने हैं, कम से कम आपको इतने एविडेंस तो ले लेने हैं कि जिससे आप रीजनेबल एश्योरेंस दे सको, रीजनेबल एश्योरेंस दे सको। कभी भी ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि भाई नहीं नहीं मैं तो परसुएसिव एविडेंस भी नहीं ले रहा, मैं तो परसुएसिव एविडेंस भी नहीं ले रहा क्योंकि मेरी ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है। भाई माना तेरी ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है, फिर भी तुझे परसुएसिव एविडेंस तो लेने पड़ेंगे, परसुएसिव तो तुझे लेने ही लेने हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। अभी देखो एक क्वेश्चन आया वैसे, आपको रोमम और ओवरऑल ऑडिट रिस्क निकालनी है जब कब
चांसेस दैट 40% बिल डिफ्लेक्टेड, ये क्या बोल रहा है कि 40% बिल आपके हमेशा खराब ही आएंगे। तो 40% क्या है सर, 40% हो गया आपका इनहेरेंट रिस्क हो गया। और इंटरनल कंट्रोल जो है, इंटरनल कंट्रोल केवल 75% गलतियां ही पकड़ पाएंगे। इंटरनल कंट्रोल 75% गलतियां पकड़ पाएंगे, मतलब आपका जो रिमेनिंग 25% है, रिमेनिंग 25% आपका कंट्रोल रिस्क हो गया। तो 40% इनहेरेंट रिस्क, 25% कंट्रोल रिस्क। ऑडिटर ऑडिट करने के बाद सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि मैं 60% फ्रॉड एरर पकड़ पाऊंगा, मतलब रिमेनिंग जो 40% वो 60% पकड़ पाएगा, पर जो रिमेनिंग 40% है वो क्या हो गया, डिटेक्शन रिस्क। वो क्या हो गया, डिटेक्शन रिस्क। तो 40% इनहेरेंट रिस्क, 25% कंट्रोल रिस्क और 40% डिटेक्शन रिस्क। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्या आ जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई करने के बाद ऑडिट रिस्क आ जाएगी, पूरी की पूरी ऑडिट रिस्क आ जाएगी। इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। ठीक बात है। ये बोल रहा है ऑडिट जो है ना, एनपीओ की ऑडिट करते वक्त स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग नहीं लगेंगे। अरे भाई कोई सी भी ऑडिट हो, एनपीओ कुछ भी हो, हर जगह ऑडिट करनी पड़ेगी और स्टैंडर्ड ऑडिटिंग लगाने आपको पड़ेंगे। ठीक बात है सर। अभी देखो ये बोल रहा है कि ऑडिट करते वक्त ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, इस वजह से नॉट एबल टू गेट परसुएसिव एविडेंस, मैं परसुएसिव एविडेंस नहीं ले पाऊंगा। ए भाई माना ऑडिट की सबकी एक इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, और अगर आपने अगर बिल्कुल ड्यू केयर से ऑडिट करी है, स्किल से ऑडिट करी है, उसके बाद भी अगर कोई गलती रह गई तो हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानेंगे। पर भाई आपको परसुएसिव एविडेंस तो लेने ही पड़ेंगे। ये देखो इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, बट इट डज नॉट इज नॉट से जस्टिफिकेशन टू गेट लेस देन परसुएसिव एविडेंस। परसुएसिव एविडेंस से कम तो आपको नहीं लेने पड़ेंगे। और ऊपर जो इनहेरेंट लिमिटेशन पड़ी थी ना, उसके कुछ पॉइंट आपको लिख देने, जैसे आईसीए ने लिखे हुए फ्रॉड वाला पॉइंट, रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट, लो रेगुलेशन वाला पॉइंट, गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट। ठीक है ना, ये वाले पॉइंट आईसीए ने लिखे हुए वो आपको लिखने पड़ेंगे इनहेरेंट लिमिटेशन के। और ये कि रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले सकता है क्या, नहीं सर। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब होता है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट लेस देन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। और आपको ऑडिटर को साई लेने पड़ते हैं टू रिड्यूस द रिस्क टू द एक्सेप्टेबल लेवल तक, वो रिस्क को रिड्यूस कर पाए। रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इस वजह से रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकती, हम उसको केवल रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्योंकि रिस्क जीरो नहीं हो सकती, इस वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। और इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसेस एंड टाइम एंड कॉस्ट वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा। ठीक है, दैट्स इट सर। डन सर, अपना हो गया पूरा ऐसे टू नेट कंप्लीट। अब अपन चलते हैं सर ऐसे 210 पे। ऐसे 210 क्या बोलता है सर, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। की भाई साहब सिंपल सी बात है, अगर मैं कहीं पे कभी भी किसी के साथ आपका कोई कनेक्शन बनता है, तो कनेक्शन बनता है लेट से आप और अगर आपकी कोई बंदी है, ठीक है ना, तो अगर आप और आपका फिर कोई बंदा है, वॉटेवर बंदा बंदी, तो अगर आप लोग का कोई कनेक्शन बन रहा है तो एग्रीमेंट तो बनता ही बनता है। सर इसमें कौन सा एग्रीमेंट बनेगा हमारे कनेक्शन में, अरे भाई शादी का भी मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, नहीं करी तो किसी भी दिन किसी का भी कट जाएगा और तुमको पता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो मतलब कुछ भी करो एक एग्रीमेंट तो बनता ही बनता है, कोई सा भी किसी का भी कनेक्शन हो। अगर मैं किसी की ऑडिट करने जा रहा हूं, वो मुझे ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है, तो हमारा एक एग्रीमेंट होगा नहीं होगा, सिंपल है सर, एक एग्रीमेंट तो होना चाहिए। कोई सा भी आप किसी के साथ रिलेशन बना रहे हो तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो बस वही ऑडिट के अंदर जो एग्रीमेंट बनता है उसको कहते हैं टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यहाँ पर कहते हैं सर। सर ये क्या होता है सर, देखो ना मेरी बात समझो, जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर और ये कौन है सर, अंबानी जी, जो रिलायंस वाली कंपनी। तो रिलायंस वाली कंपनी को लगा कि यार हेमंत सर बहुत बढ़िया ऑडिट करते हैं, इन्होंने कहा कि यार हेमंत सर को रिलायंस का ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। तो अंबानी जी ने अपॉइंट करा हेमंत सर को रिलायंस का ऑडिटर, अंबानी जी ने अपॉइंट करा हेमंत सर को रिलायंस का ऑडिटर। अब मैंने बोला कि अंबानी जी देखो आप मुझे ऑडिटर अपॉइंट तो कर रहे हो, पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो अपन एक दूसरे से पहले एग्री कर लेते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ही पहले एग्री कर लेते हैं। अगर ये टर्म्स अपन को जम रही होगी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो ही अपन आगे प्रोसीड करेंगे, वरना उसके आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं अंबानी जी ने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भेजा, मैंने अंबानी जी को वापस क्या भेजा सर, एंगेजमेंट लेटर। तो एंगेजमेंट लेटर कौन भेजता है सर, ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को, ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को एंगेजमेंट लेटर, कि भाई ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, कि आप भी एग्री कर लो, मैं भी एग्री कर लूं, ये आपका क्या काम रहेगा, मेरा क्या काम रहेगा, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कुछ चीजें पहले ही अपन क्लियर कर लेते हैं, कुछ चीजें पहले अपन क्लियर कर लेते हैं, मतलब कुछ प्री कंडीशंस, उसको क्या बोलते हैं, कुछ प्री कंडीशंस, कि अपन कुछ प्री कंडीशंस पहले ही रख लेते हैं, कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग रख लेते हैं। अगर अपन को ये बातें जम रही है तो ही अपन आगे जाते हैं, वरना अपन इसके आगे नहीं जाएंगे, बिना फालतू आगे रिश्ता खराब हो, आगे अपना तलाक हो, इसके पहले आगे बढ़ते ही नहीं है। ठीक बात है सर। तो इसीलिए बोलता है सर यहाँ पर पे कि जब भी अपन ऑडिटर शुरू करें ना, ऑडिटर ऑडिट करने जाए, उसके पहले ऑडिटर और मैनेजमेंट, मतलब ऑडिटर और सामने वाली कंपनी के बीच में कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कुछ कॉमन प्री कंडीशंस होनी चाहिए, कि भाई वो भी एग्री कर गया कुछ कंडीशन, मैं भी एग्री कर गया। तो अगर हमारे बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कंडीशन दोनों एग्री कर गए, तो मैं ऑडिट आगे प्रोसीड कर सकता हूं, वरना आप नहीं अगर ये तो आप ऑडिट प्रोसीड मत करो। सिंपल है सर। सिर्फ प्री कंडीशन कौन कौन सी होती है सर, प्री कंडीशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं मैनेजमेंट को ना उसकी रिस्पांसिबिलिटी याद दिलाना, मेनली प्री कंडीशन में मैं मैनेजमेंट को उसकी रिस्पांसिबिलिटी याद दिलाऊंगा। देख भाई मैनेजमेंट तेरी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि सबसे पहले तो वो एफआरएफ आइडेंटिफाई करेगा, कि भाई उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना उसकी रिस्पांसिबिलिटी है। एफआरएफ आइडेंटिफाई करेगा कि इंड एस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने या एएस से बनाने, तो वो एफआरएफ आइडेंटिफाई करेगा कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट
स्टेटमेंट उसको किससे बनाने हैं। फिर उस एफआरएफ के हिसाब से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, ठीक बात है। तो पहले वो एफआरएफ आइडेंटिफाई करेगा, एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलती ना हो इसके लिए इंटरनल कंट्रोल भी मेंटेन रखेगा, ठीक बात है। तो ये सब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं मैनेजमेंट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करा लूंगा लिखवा के। क्या क्या एक्नॉलेज कराऊंगा कि भाई देखो एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल एफआरएफ को आइडेंटिफाई करना कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं आइडेंटिफाई करना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई लेट से उसको इंड एज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, एएस से बनाएगा, तो मतलब एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बाद में मैं देख लूंगा एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो एफआरएफ आइडेंटिफाई करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंड एज से बनाएगा। एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही बने, उसमें कोई गलती ना हो, मतलब इंटरनल कंट्रोल मेंटेन रखना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैं लिखा लूंगा, एफआरएफ आइडेंटिफाई करना, उससे एफएस बनाना, उससे इंटरनल कंट्रोल बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब साथ में मैं उससे कुछ चीजें और लिखवा के लूंगा। क्या चीजें लिखवा के लूंगा कि देख भाई मेरे को ऑडिट करनी है, मेरे को ऑडिट करने के लिए डाटा चाहिए होगा, तो भाई ऑडिटर को तू सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा, एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन देगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देगा, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन देगा कि मुझे अगर किसी भी बंदे से मिलना है तो तू मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी देगा किसी भी बंदे के ऊपर। तो मुझे ऑल इंफॉर्मेशन देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए तो वो भी देगा, ऑल इंफॉर्मेशन देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए तो वो भी देगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन देगा। ये बात खत्म हो गई। तो मैनेजमेंट एक एक्सेप्टेबल एफआरएफ ढूंढेगा पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, और फिर मैं डिटरमाइन करूंगा कि भाई एफआरएफ के हिसाब से इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, मतलब वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, मतलब एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं। जो भी एफआरएफ मैनेजमेंट ने निकाला वो एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक बात है। तो एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फिर एफआरएफ के हिसाब से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। फिर एफआरएफ एफएस सही बना, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल भी मेंटेन रखना पड़ेगा। तो एफआरएफ ढूंढना, एफएस बनाना, इंटरनल कंट्रोल मेंटेन रखना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक बात है। फिर मैंने कहा था कि मुझे वो एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देगा, सारी इंफॉर्मेशन देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन भी देगा भाई मुझे, ठीक है सर। ओके सर। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कौन कौन सी प्री कंडीशन होती है, और अगर मैनेजमेंट मना कर देगी, मतलब मैनेजमेंट मना कर रहा है कि इंटरनल, मैंने कहा कि मेरे को आपके यहाँ पे इंटरनल ऑडिट हुई थी उसकी रिपोर्ट दो, मैनेजमेंट ने मना कर दिया नहीं इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट हम आपको नहीं देंगे, तो उस केस के अंदर भाई क्या प्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं भाई, यहाँ पे प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उसने पहले मना कर दिया। तो भाई साहब अगर प्री कंडीशन आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो मैं आपकी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। डू नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट अंटिल रिक्वायर्ड बाय द लॉ रेगुलेशन, ठीक है। अब सर एक बात बताऊं, जो इंगेजमेंट लेटर होता है उसके कंटेंट में क्या क्या होता है? वो इंगेजमेंट लेटर आप एग्री करा सकते हो या तो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूसी साइन करा सकते हो, जो भी अप्रोप्रिएट हो, पर अब उसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा एंगेजमेंट लेटर में? एंगेजमेंट लेटर में लिखा जाता है सर तेरा क्या काम होगा, मेरा क्या काम होगा, तेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्लस ऑडिट रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। वापस से, तेरा मतलब मैनेजमेंट, तेरा मतलब मैनेजमेंट, मेरा मतलब ऑडिटर। तो तेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है, तेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है, तेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा क्या काम, तेरा काम मेरा काम, तेरा काम मेरा काम, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा काम मेरा काम, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, प्लस एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की जो आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करोगे उसका एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, ठीक है सर। तेरा काम मेरा काम, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा काम मेरा काम, तेरा काम मतलब सामने वाले का काम क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना एज पर एफआरएफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना एज पर एफआरएफ, ये मैनेजमेंट का काम है। मेरा काम क्या होगा, मेरा काम होगा सर ऑडिट करना, तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो तेरा काम मेरा काम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑडिटर और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तेरा मेरा काम मतलब तेरा मेरा काम के अंदर सर सामने वाले का काम क्या होगा सर, सामने वाले का काम है एप्लीकेबल एफआरएफ ढूंढ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। मेरा काम क्या है सर, मतलब ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है सर। एंड एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की, ऑडिट रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट आपको है। तो सर उसके बाद आता है वो मैंने कहा था एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, की ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे उसका एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा। बस इसके अंदर एक चीज होती है कि भाई साहब लोग बोलेंगे कि अगर आप पहले से बता दोगे कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या है, तो कभी बाद में अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी तो उसमें कोई ईओएम पैराग्राफ ओएम पैराग्राफ डालने की जरूरत पड़ी तो भाई अपन जब ये बताएंगे ना एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसके साथ एक स्टेटमेंट भी दे देंगे, उस स्टेटमेंट में लिख के दे देंगे देखो भाई फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ सकती है, कुछ ऐसी कंडीशंस आ सकती है जब हम अपना जो हमने आपको एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट बोला ना एक्सपेक्टेड फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट का, उससे अलग रिपोर्ट हो सकती है, उससे अलग रिपोर्ट हो सकती है। तो स्टेटमेंट दे देंगे कि कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकती है जिसमें रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। इफ लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब द टर्म, देखो अगर जनरली तो अपन को अपने फॉर्म जनरली अपने
और एंगेजमेंट लेटर में ये सारी टर्म्स लिखनी पड़ती है, ठीक है। पर अगर कभी कोई लो रेगुलेशन खुद से चला के टर्म्स बता दे कि भाई ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में जनरली क्या टर्म्स होनी चाहिए, अगर वो खुद से बता देना लो रेगुलेशन, तो क्या वापस से आपको एक रिटर्न एग्रीमेंट में ये सब लिखना? नहीं। अगर लो रेगुलेशन एग्जांपल के लिए कंपनीज एक्ट ने मेरे को पहले ही बता दिया कि ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में क्या क्या टर्म्स होनी चाहिए, तो मैं वापस से इंगेजमेंट लेटर के अंदर, इंगेजमेंट लेटर में ये सारी टर्म्स नहीं लिखूंगा, बस इंगेजमेंट लेटर में इतना लिख दूंगा, बस इंगेजमेंट लेटर में इतना लिख दूंगा कि भाई ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी कंपनीज एक्ट बताता है, जो भी कंपनीज एक्ट बताता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से टर्म्स हम दोनों एग्री करेंगे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से टर्म्स हम दोनों एग्री करेंगे और मैनेजमेंट उसे साइन कर देगा, मैनेजमेंट एक्ट से साइन कर देगा। तो देखो, नीड नॉट टू रिकॉर्ड देम अगेन इन द राइटिंग, एक्सेप्ट बस इतना लिख देंगे कि ये वाली लो रेगुलेशन जैसे कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा एंड मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। सिर्फ एक रिकरिंग ऑडिट का भी क्वेश्चन आ जाता था कभी कभार पहले कि रिकरिंग ऑडिट मतलब कि देखो, इंगेजमेंट आप ऑडिट कर रहे हो 4-5 साल तक, आप ही ऑडिट कर रहे हो, आप ही ऑडिटर हो, आप ही ऑडिटर हो, आप ही ऑडिटर हो, तो क्या हर साल आपको वापस बार बार उसको इंगेजमेंट लेटर भेजना है? क्या पहले साल भी भेजा, दूसरे साल भी भेजा, तीसरे साल भी भेजा, क्या आपको हर साल उसको इंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हर साल इंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है अपन को, जब तक कुछ चेंज ना हो जाए कंपनी में, कुछ मेजर चेंज ना हो, जब तक कुछ मेजर चेंज नहीं हो जाए। जैसे कोई लो रेगुलेशन बदल जाए, पहले कंपनीज एक्ट 2013 लगता था, फिर आ गया लेट से 2020 आ गया, अगर 2026 आ गया, कुछ भी आ गया, तो अगर लो रेगुलेशन बदल जाए, सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप, ओनरशिप में सिग्निफिकेंट चेंज हो जाए, छोटा मोटा चेंज नहीं, बहुत बड़ा चेंज हो जाए ओनरशिप, तो पहले ओनर अलग थे, अब ओनर अलग है, तो यार मेरे को ऑडिटर पहले वाले ओनर ने अपॉइंट करा, अभी वाला अलग है ना, इंगेजमेंट लेटर वापस से भेज दो। रिसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट, छोटा मोटा मैनेजमेंट नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में कोई चेंज हो जाए तो मुझे वापस बताना पड़ेगा। एंटिटी कोई मिसअंडरस्टैंड कर रही है मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो मैं वापस से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज भेज दूंगा सही तरीके से लिख के। सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर एंड साइज ऑफ एंटिटी बिजनेस, एंटिटी के बिजनेस के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज हो गया, पहले कपड़े बनाती थी, अब घड़ी और मोबाइल भी बना रही है, तो अब बड़ा बिजनेस हो गया, ज्यादा ऑडिट करनी पड़ेगी, वापस से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भेजूंगा। कोई भी मुझे एंगेजमेंट लेटर के अंदर स्पेशल टर्म्स लगवानी है तो मैं भेजूंगा। एफआरएफ चेंज हो गया, पहले लगता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब कंपनी पे लगता है इंडेस, तो अब मैं नया वाला टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भेजूंगा। अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, पहले लगता था कारो 2016, अब लगता है कारो 2020, तो मैं वापस से भेजूंगा। तो अगर कुछ सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ चेंज हो गया तो मुझे वापस से भेजना पड़ेगा। सर इसको याद कैसे करना? देखो, इसको आपको याद हो गया होगा, कुछ भी सिग्निफिकेंट चेंज हो गया, सिग्निफिकेंट चेंज में कंपनी का ओनर, कंपनी का मैनेजमेंट, लो रेगुलेशन एफआरएफ, कंपनी का ओनर, कंपनी का मैनेजमेंट, लो रेगुलेशन एफआरएफ, कंपनी या फिर कंपनी का बिजनेस चेंज हो गया, कंपनी में सब कुछ चेंज हो गया। कंपनी में क्या क्या होता है सर? ओनर होता है, मैनेजमेंट होता है, कंपनी का बिजनेस होता है, कंपनी का बिजनेस होता है, तो कंपनी का ओनर, मैनेजमेंट, बिजनेस चेंज हो गया, फिर लो रेगुलेशन एफआरएफ चेंज हो गया, लो रेगुलेशन एफआरएफ चेंज हो गया सिग्निफिकेंट वाला, तो मैं वापस भेजूंगा। या तो ऐसे याद हो जाए, या इसकी कोई दूसरी ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको क्लास के अंदर? दूसरी ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था देखो, मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरा पड़ोसी कहीं घूमने जा रहा था, तो मेरे पड़ोसी ने बोला, हेमंत सर मेरी बाइक में थोड़ी सी कुछ खराबी आ रही है, आप उसको ले जाके सर्विस सेंटर में ठीक करा दोगे क्या 1-2 दिन बाद? मैंने कहा चलो मैं करा दूंगा। तो मेरा पड़ोसी जो है ना, वो मुझे उसकी बाइक देके चले गया। अब मैं उसकी बाइक ले जा रहा था ठीक कराने, उसकी बाइक ले जा रहा था मैं ठीक कराने, तो मैंने कहा आगे का रेड, इमेजिन करो पूरा का पूरा इमेजिन करो, मैं चला के बाइक ले जा रहा था, बाइक चला रहा था, वहां पे क्या था, रेड सिग्नल आ गया, मैंने वो रेड सिग्नल तोड़ दिया, मैंने वो रेड सिग्नल तोड़ दिया, मतलब मैंने लो रेगुलेशन तोड़ दिया। इमेजिन करो हेमंत सर बाइक चला के ले जा रहे थे, उन्होंने रेड सिग्नल तोड़ दिया, मतलब उन्होंने लो रेगुलेशन तोड़ दिया। अब मेरी भी गई फट, मेरी भी गई फट, क्यों फट गई? क्योंकि भाई उस बाइक की ओनरशिप मेरी नहीं है, उस बाइक की ओनरशिप मेरी नहीं है, मैं तो केवल मेरे पड़ोसी के ब्याह पे उसे मैनेज कर रहा हूं, मैं तो केवल मेरे पड़ोसी के ब्याह पे उसे मैनेज कर रहा हूं। तो भाई मैं बाइक चला के ले जा रहा था, मैंने रेड सिग्नल तोड़ दिया, पे पुलिस वाला खड़ा था, अब मेरी भी फट गई, क्योंकि उस बाइक की ओनरशिप मेरी नहीं है, मैं तो मेरे पड़ोसी के ब्याह पे मैनेज कर रहा था, मेरे पड़ोसी के ब्याह पे मैनेज कर रहा था। पर भाई पुलिस वाले को तो हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, पुलिस वाले को तो हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, उसे मेरा नेचर देख के चोट लगा, उसे मेरा नेचर देख के मैं चोट लगा, उसे मेरा नेचर देख के मैं चोट लगा। फिर उसने मुझसे स्पेशल तरीके से फाइनेंस मांगा। मैंने क्या बोला? चालान कटता है क्या इंडिया में? नहीं सर, वो आपके स्पेशल तरीके से फाइनेंस मांगते हैं, समझो, स्पेशल तरीके से फाइनेंस मांगा उसने। ठीक है, पूरी कहानी इमेजिन करो, पूरी कहानी इमेजिन करो कि हेमंत सर बाइक चला के ले रहे थे, उन्होंने रेड सिग्नल तोड़ दिया, मतलब लो रेगुलेशन तोड़ दिया। अब उस बाइक की ओनरशिप भी हेमंत सर के पास नहीं थी, पड़ोसी की बाइक थी, वो तो पड़ोसी के ब्याह पे मैनेज कर रहे थे बाइक। क्यों? मेरी भी फट गई भाई, मैं ओनर हूं नहीं इस बाइक का, पड़ोसी के ब्याह पे मैनेज कर रहा हूँ, पड़ोसी के ब्याह पे मैनेज कर रहा हूँ। पर पुलिस वाले को हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको मेरा नेचर चोरों जैसे लगा, पुलिस वालों को हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको मेरा नेचर चोरों जैसा लगा, फिर उसने मेरे से स्पेशल तरीके से फाइनेंस मांगा, स्पेशल तरीके से फाइनेंस मांगा। ठीक बात है सर। तो देखो, पुलिस वालों मैं बाइक चला के ले आया था, मैंने लो रेगुलेशन तोड़ दिया, मतलब मैंने रेड सिग्नल तोड़ दिया। अब मेरी भी फट गई, क्योंकि बाइक की ओनरशिप मेरी नहीं थी, मैं तो पड़ोसी की वहाँ पे मैनेज कर रहा था। पुलिस वाले को हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको मेरा नेचर ही चोरों जैसा लगा, उसको मेरा नेचर ही चोरों जैसा लगा, फिर उसने मेरे से स्पेशल तरीके से फाइनेंस मांगा। तो स्पेशल टर्म्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम।
ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं अपन यहाँ पर। चलो सर, वेरी गुड सर। अब आ जाओ नीचे। सर लिमिटेशन ऑन स्कोप और चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब कभी कभार क्या होता है, मैं जो ऑडिट करने जा रहा हूँ वहाँ पे, तब मैं ऑडिट करने गया, अब मैनेजमेंट मुझ पे क्या कर रही है, मैंने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली कि हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली, अब बाद में मेरे पे लिमिटेशन ऑफ स्कोप लगा रही है, टर्म्स चेंज करेगी, मैं आपको इन्वेंट्री काउंट नहीं करने दूंगी, मैं आपको डेटर को कंफर्मेशन नहीं भेजने दूंगी। मतलब मेरे मैनेजमेंट मुझ पे कोई ऐसी लिमिटेशंस लगा रही है जिसकी वजह से मेरा स्कोप कम होता जा रहा है, मेरी ऑडिट का स्कोप कम होता जा रहा है, जिससे मैं अश्योरेंस अब कम वाली देता जा रहा हूँ, अश्योरेंस कम देता जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे को ऑडिट करनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट दो, ये सारे डॉक्यूमेंट दो, मैनेजर बोल रहे नहीं ये डॉक्यूमेंट तो हम नहीं देंगे, लिमिटेशन ऑफ स्कोप लगा रही है, टर्म्स चेंज कर रही है। या फिर बोल रही थी कि मैंने कहा कि ये वाले डॉक्यूमेंट दे दो, तो कह रही यार ये डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है ही नहीं, तो एक काम करो, आप जो पहले ऑडिट कर रहे थे ना, अब आप एक काम करो, ऑडिट की जगह रिव्यू कर लो, ऑडिट की जगह रिव्यू कर लो। ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट में सर एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, मैं ज्यादा चेकिंग करता हूँ, ज्यादा चेकिंग करता हूँ, पर क्योंकि मैनेजमेंट के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है ऑडिट कराने के लिए, मैनेजमेंट के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैनेजमेंट के पास एविडेंसेस नहीं है, मैनेजमेंट मुझे कंफर्मेशन नहीं भेजने दे रही, इसलिए मैनेजमेंट बोल रही है अब रिव्यू कर लो, मतलब लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, छोटा वाला एश्योरेंस दे दो, लोअर लेवल वाला एश्योरेंस दे दो। क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं सर, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए आप बोल रहे हो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस दे दो, नहीं सर नहीं चलेगा ऐसा। तो मैनेजमेंट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करा रही है मेरे से, लिमिटेशन ऑफ स्कोप लगा रही है। तो कभी भी अगर ऐसा हो, कभी भी अगर ऐसा हो कि मैनेजमेंट अगर आपको कभी भी टर्म्स चेंज कराने के लिए बोल रही है कि आप ऑडिट के टर्म्स चेंज कर लो, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा रीजन एंड इंप्लीकेशन ऑफ ऑडिट की। रीजन क्या है कि मैनेजमेंट ने टर्म्स चेंज करने के लिए क्यों बोला, रीजन क्या है, इसका ऑडिट पे क्या इंप्लीकेशन आएगा, इसका ऑडिट पे क्या इंप्लीकेशन आएगा कि भाई जो मैं ऑडिट कर रहा हूं उस पर। सबसे पहले रीजन देखो, उसका जो रीजन है वो जस्टिफाइबल है या जस्टिफाइबल नहीं है। सबसे पहले आप रीजन देखो कि जो रीजन है वो जस्टिफाइबल रीजन है या जस्टिफाइबल रीजन नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो, अगर रीजन उसका जस्टिफाइबल है तो मैं चलो उसकी बात मान लूंगा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर देते हैं। जैसे रीजन जस्टिफाइबल क्या हो सकता है, रीजन जस्टिफाइबल हो सकता है कि यार पहले जो था ना, पहले कंपनी केवल मोबाइल, पहले मोबाइल घड़ी बनाती थी, अब घड़ी के बाद मोबाइल बना रही है, कपड़े बना रही है, कंपनी का बिजनेस ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, तो वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर रही है उस वजह से। तो ठीक है, अगर उसका रीजन जस्टिफाइबल है, उसका रीजन जस्टिफाइबल है तो मैं मान लूंगा, नए वाले टर्म्स रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर मैं नए वाले टर्म्स रिकॉर्ड कर लूंगा और पुराने वाले टर्म्स को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, फिर पुराने वाले जो टर्म्स है उसको हटा दूंगा, उसको रिकॉर्ड में नहीं रखूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे रीजन एंड इंप्लीकेशन ऑफ ऑडिट देखना है। रीजन देखना है कि जो मैनेजमेंट है, सॉरी जो कंपनी है, कंपनी ने क्यों बोला टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने के लिए, क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। रीजन क्या है, क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है भी या नहीं है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है भी या नहीं है। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो फिर मैं मैनेजमेंट को मना कर दूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा था ना कि मेरे को डॉक्यूमेंट दे ऑडिट कराने के लिए, वो बोल रहा है नहीं यार ये डॉक्यूमेंट तो हमारे पास मिसिंग है, डॉक्यूमेंट है ही नहीं हमारे पास। भाई तेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए तू बोल रहा है मेरी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कराना चाह रहा है कि नहीं नहीं हेमंत सर अब ऑडिट नहीं करेंगे, अब रिव्यू करो, आप इतनी सारी चीजें चेकिंग मत करो। वो ये तो कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है कि तेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए तू चेकिंग कम कराना चाह रहा है, ये नहीं। फिर मैं एग्री नहीं करूंगा भाई, फिर मैं तेरे टर्म्स चेंज करने के लिए एग्री नहीं करूंगा। फिर भी मैनेजमेंट नहीं मान रहा तो भाई एक काम करो, टाटा बाय बाय सी यू, आप नहीं मान रहे, मैं तो निकल रहा हूं, मैं विड्रॉ कर रहा हूं और रिपोर्ट कर दूंगा। जिसने भी मुझे अपॉइंट करा, जिसने भी मुझे अपॉइंट करा या रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह, इनको रिपोर्ट कर दूंगा, देखो भाई ये रीजन है, मैं छोड़ के जा रहा हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं, रिश्ता नाता तोड़ दूंगा, रिश्ता नाता तोड़ दूंगा। ठीक है, ये तो जब कभी भी टर्म्स चेंज कराने की बारी है सबसे पहले रीजन एंड इंप्लीकेशन देखना कि वो टर्म्स चेंज कराने क्यों जा रही है, रीजनेबल को जस्टिफिकेशन या रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो आप चलो नई टर्म्स रिकॉर्ड कर लो और पुरानी वाली को रिकॉर्ड मत रखना। पर अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो आप मानना ही मत चेंज करने के लिए, नहीं भाई नहीं मानना, नहीं भाई नहीं मानना। ठीक है भाई, और उसके बाद भी अगर मैनेजमेंट नहीं माने तो विड्रॉ कर लो, रिपोर्ट कर दो, विड्रॉ कर लो और रिपोर्ट कर लो। ठीक है सर, चलो आ जाओ। ये देखो, सबसे पहले तो आपको रीजन एंड इंप्लीकेशन देखना पड़ेगा कि रीजन एंड जस्टिफिकेशन क्या है उसका चेंज करने का। वो मैंने जो एग्जांपल बताया था कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्या है या नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर उसका रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं, अगर मान लो कि उसका रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो मैं एग्री नहीं करूंगा, डोंट एग्री। और फिर भी मैनेजमेंट अगर नहीं मान रही तो मैं विड्रॉ कर लूंगा और देख लूंगा मेरी कोई ऑब्लिगेशन है क्या TCWG रेगुलेटर वगैरह को रिपोर्ट करने की। ठीक बात है। और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो मैं नई वाली टर्म्स को रिकॉर्ड कर लूंगा। देखो मैं क्या करूंगा सर, मैं यहाँ पे रिटर्न न्यू रिकॉर्ड, रिटर्न मतलब रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स इन रिकॉर्ड, मैं नई वाली टर्म्स को रिकॉर्ड करूंगा जो भी चेंज है, और पुरानी वाली इंक्लूड नहीं करूंगा। रिपोर्ट नॉट इंक्लूड, मेरी ऑडिट रिपोर्ट नॉट इंक्लूड ओरिजिनल एंगेजमेंट और मेरा प्रोसीजर क्या था, पुरानी वाली चीजें कुल मिला के इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, ये अच्छी, ये एक हो गया सर, ये वाला इंपॉर्टेंट टाइप भी है थोड़ा सा। और वो रीजन क्या है, रीजन क्या है कि वो मुझसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कराने के लिए आ सकता है। कब कब आ सकता है, जब भी वो टर्म्स एंगेजमेंट चेंज कराने के लिए आएगा ना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में उसको बोलूंगा RUMC, RUMC, एम से कुछ भी नहीं, एम से कुछ भी नहीं है। ठीक है, याद कराने के लिए बोल रहा हूं। जब भी वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कराने आएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, RUMC, 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 RUMC,
RUMC, RUMC, RUMC, MC मतलब ठीक है ना, एमसी मतलब मोस्ट केयरफुल पर्सन, वही तुमको भी पता है मेरे को भी पता है, ठीक है, मोस्ट केयरफुल। तो मैं बोलूंगा RUMC, आर से सर रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप की हो सकता है वो मेरे पे कोई स्कोप डालना चाह रहा हो, ठीक है सर। यू से अंडरस्टैंडिंग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारे टाइम में स्टार्टिंग में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इसलिए अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कराने आ रहा हूँ। सी से मतलब चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, अब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई इस वजह से कोई भी वो मेरे से सर्विस की नीड बदल गई, पहले ऑडिट कराना था अब रिव्यू कराने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो RUMC, RUMC, आर से क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा है मेरे पे, यू से अंडरस्टैंडिंग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हो गई, सी से चेंज इन सर्कमस्टेंस कुछ भी हो गई यहाँ पर पे। सो उसके बाद अगर कभी भी वो मेरे पे लिमिटेशन लगा रहा है कि भाई मेरे स्कोप को लिमिट करना चाह रहा है, तो अगर मैं सबसे पहले देखूंगा क्या मैंने अभी तक ऑडिट एक्सेप्ट कर ली है क्या। अगर मैंने अभी तक ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करी है तो मैं मना कर दूंगा भाई मुझे ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करनी, मेरे को लिमिटेशन के साथ काम नहीं करना है, ठीक बात है। पर अगर ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद मेरे पे वो लिमिटेशन लगा रहा है, पहले मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा भाई प्लीज लिमिटेशन मत लगा, फिर भी अगर मेरे पे लिमिटेशन लगा रहा हो तो मैं भाई बोल दूंगा विड्रॉ कर लूंगा, बात खत्म भाई, निकलो, या तो विड्रॉ कर लूंगा, विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन में दे दूंगा, ठीक बात है सर। अब सर कभी कभार क्या होता है, ये देखो कभी कभार क्या होता है कि जो एफआरएफ, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस एफआरएफ से बना है वो एफआरएफ लो रेगुलेशन ने बताया हुआ होता है कि आपको ये वाले लो रेगुलेशन से एफआरएफ बनाना है, पर वो अनएक्सेप्टेबल है, वो अनएक्सेप्टेबल है। माना लो रेगुलेशन ने बोला है कि इस वाले इंडेज से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, पर वो अनएक्सेप्टेबल है, वो अनएक्सेप्टेबल मतलब उसमें कुछ ऐसे डिस्क्लोजर मिसिंग है, उसमें कुछ डिस्क्लोजर मिसिंग है, जो एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, ऐसी चीजें कुछ मिसिंग है। तो अगर कभी भी कोई ऐसा एफआरएफ हो जो अनएक्सेप्टेबल हो तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक मैनेजमेंट एग्री ना कर जाए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देगी, मैनेजमेंट एग्री ना कर जाए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देगी। साथ में मैं मैनेजमेंट को पहले ही बोल दूंगा एंगेजमेंट लेटर में कि भाई मैं भी एक ईओएम पैराग्राफ दूंगा यूजर के अटेंशन लाने के लिए, यूजर को अटेंशन लाने के लिए एक ईओएम पैराग्राफ दूंगा। कौन सा ईओएम पैराग्राफ दूंगा कि भाई जो भी मैनेजमेंट ने ये एडिशनल डिस्क्लोजर दिया है ना, उसको यूजर को बोलूंगा एक बार ये एडिशनल डिस्क्लोजर भी आप पढ़ लेना, ईओएम पैराग्राफ दूंगा। और मैं ये वर्ड यूज नहीं लूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, मैं ये वर्ड यूज नहीं लूंगा अनटिल एंड अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन मुझे बोल रहे हैं कि आपको ये वर्ड यूज लेना पड़ेगा, ट्रू एंड फेयर वाला, ठीक है। तो कभी भी एफआरएफ अगर कुल मिला के अनएक्सेप्टेबल हो तो भाई मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक मैनेजमेंट कोई एडिशनल डिस्क्लोजर ना दे दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और मैं खुद भी ईओएम पैराग्राफ दूंगा, खुद भी ईओएम पैराग्राफ दूंगा और वर्ड ट्रू एंड फेयर यूज में नहीं लूंगा। और सर कभी अगर ऐसा हो कि ऑडिट रिपोर्ट जो लॉ एंड रेगुलेशन बता रहा है वो डिफरेंट है और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो बता रहा है वो डिफरेंट है, मतलब मेरे को ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है ना, लॉ रेगुलेशन अलग फॉर्मेट बता रहा है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अलग फॉर्मेट बता रहा है, ठीक बात है। तो अगर लो रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अलग अलग फॉर्मेट बताते हैं तो उस केस के अंदर भाई मेरे को कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अगर एडिशनल फिर भी अगर एडिशनल एक्सप्लेनेशन से काम नहीं हो रहा, कि मेरी एडिशनल एक्सप्लेनेशन से काम नहीं हो रहा, तो फिर उस केस के अंदर मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और अगर ऑडिट एक्सेप्ट करी भी तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करके हुई है। ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट स्टेट दैट ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग अलग ऑडिट रिपोर्ट बता रहा है, लो रेगुलेशन अलग बता रहा है, तो आपको कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी टू मिटिगेट द यूजर अंडरस्टैंडिंग। और अगर एडिशनल एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं है तो फिर आप ऑडिट एक्सेप्ट मत करना, और ऑडिट एक्सेप्ट करनी कंपलसरी है, तो आप ये मत बोलना कि आपने स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग को फॉलो करके ऑडिट करी, ठीक है सर। ये चीज हो गई अपने ऐसे 210। चलो सर अपना ये भी हो गया। अब अपन चलते हैं अपने ऐसे 230 पे। सर ऐसे 230 किसका होता है? सर ऐसे 230 होता है अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है सर, बीइंग एन ऑडिटर आपको ना कुछ ऐसा कोई भी काम जब तक अपन नहीं मानते कि जब तक आपने डॉक्यूमेंट नहीं करा किसी भी काम को, तो अपन ऐसा मानेंगे नहीं कि आपने काम परफॉर्म करा। सर ऑडिट का सिंपल रूल होता है, कोई भी काम अगर कर रहे हो तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा, कुछ एविडेंस रखने पड़ेंगे। तो उस जो आपने अगर आप फाइनली कोई ओपिनियन दे रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या फिर नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है गलत है, कैसे दे रहे हो? आपके पास कुछ एविडेंस होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट होंगे। हाँ सर, तो आपको बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, मतलब आपको ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा कि आपने क्या क्या एविडेंस लिए, क्या क्या काम करा, उसके बलबूते पे आप फाइनली अपना ओपिनियन कंक्लूजन देते हो। ठीक बात है। तो सर देखो, सबसे पहले तो दो चीज मैं बताता हूं, एक होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक होता है ऑडिट फाइल। जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और एक होता है ऑडिट फाइल, जहां पर आईसीआई आपको कभी कभार कंफ्यूज करती है एमसीक्यू के अंदर। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो चीज होती है कि जैसे जैसे आप ऑडिट करते जा रहे हो वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी चीज ले रहे हो। सेल्स चेक करते हैं, सेल्स चेक करा, सेल्स के डॉक्यूमेंट लिए, परचेज चेक करा, परचेज के डॉक्यूमेंट, मतलब थ्रू आउट द ऑडिट जैसे जैसे आप ऑडिट कर रहे हो वैसे वैसे आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लेते जाने। ऑडिट फाइल क्या होता है? सर जब पूरी की पूरी आपकी ऑडिट खत्म हो जाती है, ऑडिट खत्म होने के बाद जब
जब आप फाइनली उसकी पूरी ऑडिट फाइल बनाते हो, सारे डॉक्यूमेंटेशन को एक फाइल में जमाते हो, सारे डॉक्यूमेंटेशन को एक फाइल में जमाते हो, उसको कहते हैं सर ऑडिट फाइल। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब बनाना होता है सर आपको? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाना होता है वो अब थ्रू आउट द ऑडिट आपको लेना होता है, जैसे आप ऑडिट कर रहे हो थ्रू आउट द ऑडिट आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लेते रहना है। पर ऑडिट फाइल कब बनानी होती है? ऑडिट फाइल के टाइम लिमिट अपन ने SQC1 में पढ़ी है, विद इन 60 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, विद इन 60 डेज ऑफ इशूइंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, विद इन 16 डेज ऑफ इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के 60 दिन के अंदर अंदर। तो दोनों में अलग अलग चीजें पे ध्यान रखना है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, मतलब किन किन चीज का आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना है? सर इट्स ए रिकॉर्ड ऑफ, किन किन चीज का रिकॉर्ड में अपन को डॉक्यूमेंटेशन रखना है? बीइंग एन ऑडिटर, मैंने कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाया, मैंने कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाया, मेरे को कौन कौन से एविडेंस मिले, मैंने कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाया, मुझे कौन कौन से एविडेंस मिले, और फाइनली मैंने क्या कंक्लूजन दिया, फाइनली मैंने क्या कंक्लूजन दिया। तो आपने कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाया, आपको कौन कौन से एविडेंस मिले, और फाइनली आपने क्या कंक्लूजन दिया। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच। आपने कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाया, कौन सा एविडेंस मिला, एंड फाइनली आपने क्या कंक्लूजन दिया। तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच। ऑडिट प्रोसीजर कौन सा लगाया, कौन से एविडेंस आपको मिले, और फाइनली आपने क्या कंक्लूजन दिया। तो ये इसका रिकॉर्ड होता है, इट्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच वाला, ठीक है ना। अब सर नेचर क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब सिंपल है सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों होते हैं, अपने क्या काम आते हैं सर? सिंपल है सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं ना वो एक तरह का एविडेंस होता है कि मैंने जो भी कंक्लूजन दिया वो कंक्लूजन सही तो है ना। मैंने कंक्लूजन दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती है या फिर नहीं है, तो उसका कोई बेसिस भी तो होना चाहिए। क्या बेसिस होगा? कोई बोलेगा आपने ऑडिट गलत करी है, कंक्लूजन गलत दिया है, तो मैं मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बता सकता हूँ, ये देखो भाई मैंने ऑडिट सही करी है, इसके हिसाब से कंक्लूजन मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और ये एक तरह का एविडेंस होता है कि भाई ये लोगों को दर्शाता है कि भाई मैंने जो ऑडिट करी है ना वो इट्स प्लान एंड परफॉर्म एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करी और जो कंक्लूजन दिया उसका बेसिस भी यही था, ठीक बात है सर। अब सर इंपॉर्टेंस या फिर पर्पस क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? सुनो ना, इंपॉर्टेंस या फिर पर्पस क्या होगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? ये क्या करता है सर, आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, सबसे पहले तो अगर कभी भी अगर पहले एक चीज देखो कि कभी भी अगर आजकल क्या होता है ऑडिटर का गला पकड़ लेते हैं, कभी भी कुछ गलत हुआ किसी भी कंपनी में ऑडिटर का गला सबसे पहले पकड़ा जाता है कि तूने ऑडिट सही से नहीं करी, तूने ऑडिट सही से नहीं करी, ठीक बात है सर। तो कभी कभार क्या मतलब वही कि भाई बाहर वाले लोग भी ऑडिटर का जब भी गला पकड़ेंगे कि तूने ऑडिट सही से नहीं करी, तो भाई ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अपने ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन बताएगा, देखो सर ये मेरे ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने तो ऑडिट सही से करी थी, मैंने तो ऑडिट सही से करी थी। तो ये कोई भी अगर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करने आया या फिर फर्म के अंदर भी तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है, फर्म के खुद के अंदर भी तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है कि आपने ऑडिट सही करी नहीं करी आपकी फर्म ने, वो देखने के लिए। तो अगर कोई भी ये देखने के लिए आ रहा है कि मैंने ऑडिट सही से करी नहीं करी, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इंस्पेक्शन, वहां पे मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम आ जाएगा। तो अब या तो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो या फिर इंटरनल इंस्पेक्शन हो। एक्सटर्नल मतलब वो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन कभी भी हो रहा है तो मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम आ जाएगा। इंटरनल इंस्पेक्शन मतलब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, अगर मेरी फर्म का कभी भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा है SQC1 के अकॉर्डिंग तो भी वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम में आएगा। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब काम आते हैं, जब भी मेरा मेरा एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इंस्पेक्शन हो रहा है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो रहा है, ठीक बात है सर। अब साथ में सर आपने ना अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना लिया, इस साल आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाया, तो अगर आपने असली में कभी ऑडिट करी होगी आर्टिकलशिप में, जब भी अपन नेक्स्ट ईयर किसी क्लाइंट की ऑडिट करने जाते हैं तो सबसे पहले पुराने वाला ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि पुराने वाले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें, पुराने वाले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हम आगे की ऑडिट डिसाइड करते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो ये देखो सिग्निफिकेंस फॉर द फ्यूचर ऑडिट, फ्यूचर ऑडिट में भी वो मैटर अब काम आने वाले हैं। इवन इसमें टीम इंगेजमेंट टीम में कौन सा बंदा अकाउंटेबल है ये भी पता पड़ जाता है कि अगर लेट्स से सेल्स जो है ना, सेल्स चेक करी थी मिस्टर एक्स ने और जो परचेज है परचेज चेक करी थी मिस्टर वाई ने, तो अगर सेल्स में गलती निकली तो पता पड़ जाएगा कि एक्स की गलती है, परचेज में गलती निकली तो पता पड़ जाएगा वाई की गलती है। तो भाई टीम अकाउंटेबल होती है जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होते हैं। और साथ में अब वो इंगेजमेंट टीम को हेल्प करता है टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, और इंगेजमेंट टीम को मतलब हेल्प करेगा कि आपको ऑडिट कैसे करनी चाहिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पुराने साल के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो पर्पस और इंपॉर्टेंस क्या होगा, सबसे पहले 2 पॉइंट आएंगे एक्सटर्नल इंटरनल इंस्पेक्शन के, कि अगर कोई भी मेरे माथे पड़ा कि भाई तूने ऑडिट सही से नहीं करी, तो मैं उसको मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बता दूंगा, देख भाई मैंने तो ऑडिट सही से करी। तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो या फिर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो, उसके अंदर साथ में वो ये कि मैंने कहा था ऑडिट का प्लान एंड परफॉर्म सही से हुई है, वो फ्यूचर ऑडिट के अंदर काम आ जाएगा, और एक एक बंदा टीम का अकाउंटेबल भी होगा उसके बाद, ठीक है सर।
अब सर उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि भाई मेरे को कितने ज्यादा वर्किंग पे ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन रखने, कितने ज्यादा वर्किंग पेपर रखने, कम वर्किंग पेपर रखने, ज्यादा वर्किंग पेपर रखने, किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि मैंने ऑडिट प्रोसीजर कौन सा लगाया, मेरे को कौन कौन से ऑडिट एविडेंस मिले, मैंने फाइनली कंक्लूजन दिया क्या दिया, उस पर डिपेंड करेगा। कंपनी छोटी है, बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है या फिर ईजी कंपनी है। अगर कंपनी की साइज बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन रखूंगा। अगर कंपनी में गलतियां रोमम ज्यादा मिली, एक्सेप्शन ज्यादा मिली, तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन रखूंगा। मैंने ऑडिट करते हुए कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि जो वर्किंग पेपर है, ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन है, मैं ज्यादा रखूं या कम रखूं, वो इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। किन का? इन सारी चीजों। ये तीन चीजें तो कौन सी है सर? जो अपन ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की अभी डेफिनेशन देखी थी, वो की वही चीज है। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच्ड। Audit procedure perform, audit evidence obtained and conclusion reached. Audit procedure perform, audit evidence obtained and conclusion reached. Audit procedure perform, audit evidence obtained and conclusion reached. तो audit procedure perform, audit evidence obtained and conclusion reached. Audit procedure perform, audit evidence obtained and conclusion reached. ये तीनों तो इसी पे काम आएगा सर। Audit procedure perform, audit evidence obtained and conclusion, इन तीनों पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद मैं कौन सी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं, मैं जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं उसमें रिस्क कितनी है, उस हिसाब से मैं ऑडिट का मेथड लगाऊंगा। मैं जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं मुझे देखना पड़ेगा उसमें रिस्क कितनी है, उस हिसाब से मैं ऑडिट के मेथड लगाऊंगा, उस हिसाब से मैं ऑडिट के मेथड लगाऊंगा। मैं जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं मुझे देखना पड़ेगा उस एंटिटी में रिस्क कितनी है, मैं उस हिसाब से ऑडिट के मेथड लगाऊंगा। मैं जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं उसमें देखूंगा कि उसमें रिस्क कितनी है, उस हिसाब से मैं ऑडिट के मेथड लगाऊंगा। मैं जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं मैं देखूंगा उसमें रिस्क कितनी है, उस हिसाब से मेथड लगाऊंगा। मैं जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं उसमें देखूंगा रिस्क कितनी है, उस हिसाब से मेथड लगाऊंगा। तो जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं उसमें रिस्क कितनी, एंटिटी मतलब जो भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं उसमें साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसमें रिस्क कितनी है, रिस्क मतलब रोमम एंड एक्सेप्शन कितना है, उस हिसाब से मैं मेथड लगाऊंगा। मतलब ऑडिट मेथोडोलॉजी में कौन सी यूज लूंगा। ठीक बात है सर? ठीक बात है। तो जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं, मैं जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं मैं देखूंगा उसमें रिस्क कितनी है, उसमें रिस्क कितनी है। मैं जिस भी एंटिटी मतलब उसका साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी देखूंगा कि मैं जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं उसकी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मैं जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं उसमें रिस्क कितनी है, रिस्क मतलब रोमम एंड एक्सेप्शन, रिस्क मतलब रोमम एंड एक्सेप्शन, रिस्क मतलब रोमम एंड एक्सेप्शन, रिस्क मतलब रोमम एंड एक्सेप्शन। मैं जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं उसमें रिस्क कितनी है, मतलब उसमें रोमम एंड एक्सेप्शन कितना है, मैं उस हिसाब से ऑडिट का मेथड लगाऊंगा, ऑडिट मेथोडोलॉजी। ठीक है, इन सब पे डिपेंड करने वाला। ठीक बात है सर? ठीक है ये। और इसका एक और टॉपिक भी आता है, ये मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने अलग एडिशन बुकलेट में रखा हुआ है। ये वाला टॉपिक आता है कि फॉर्म एंड कंटेंट एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे बनानी चाहिए, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए आपको। तो ये सिंपल सा बोलता है कि आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए। ये बोलता है देखो भाई आप जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे वो इस तरह के होने चाहिए कि मैं एक ऑडिटर हूँ, लेट से मैं हूँ नहीं, एक दूसरा नाम लेता है। एक पप्पू एक ऑडिटर है, पप्पू रिलायंस की ऑडिट कर रहा है। पिंकी एक दूसरी ऑडिटर है, पिंकी एक दूसरी ऑडिटर है जो रिलायंस की ऑडिट नहीं कर रही, वो एक दूसरी यूं ही एक ऑडिटर है, मतलब वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पप्पू जो रिलायंस की ऑडिट कर रहा है ना, उसको रिलायंस के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कुछ इस तरह बनाने, उसको रिलायंस के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कुछ इस तरह बनाने कि कोई दूसरा एक्सपीरियंस ऑडिटर जैसे पिंकी, कोई दूसरा ऑडिटर जैसे पिंकी जिसका रिलायंस से कोई लेना देना नहीं है, रिलायंस से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अगर पिंकी ये वाले डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेगी ना, ये वाले डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेगी तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भी उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या क्या समझ में आ जाएगा? कि पप्पू ने कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाए, कौन कौन से एविडेंस उसको मिले, कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाए, कौन कौन से एविडेंस मिले, और फाइनली कंक्लूजन क्या दिया। ठीक है, तो ये देखो आपको यहाँ पे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाने, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट इनेबल टू एक्सपीरियंस ऑडिटर की, एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसका कोई भी प्रीवियस कनेक्शन नहीं था ऑडिटर के साथ, ऑडिट के साथ, तो भी वो समझ पाए कि ऑडिट प्रोसीजर उसने कौन से लगाए हैं, पप्पू ने ऑडिट प्रोसीजर कौन से लगाए हैं, उसको ऑडिट एविडेंस कौन कौन से मिले हैं, और फाइनली उसने क्या कंक्लूजन दिया है, ये समझ में आ जाए। और जो एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है ना, इस एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में भी उसको 2-3 चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। क्या सर? एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में उसको डॉक्यूमेंट करनी है कि कौन से आइटम की टेस्टिंग करी, किसने करी, कौन से डेट पे करी, कौन से आइटम की टेस्टिंग करी, किसने करी, किस डेट पे करी, कौन से आइटम की टेस्टिंग करी, किसने करी, किस डेट पे करी, हु परफॉर्म एंड विच डेट, एंड किसने उसको रिव्यू करा, ये चीज भी पता पड़ जानी चाहिए। ठीक है, चलो। और सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऑनर कौन होता है? कभी भी कोई क्लाइंट मांगे तो अपन देंगे क्या? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है। ऑडिटर जो मैंने मेरे डॉक्यूमेंटेशन बनाए तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कोई क्लाइंट मांगेगा तो शायद उसको ना दूं, अगर मेरी इच्छा हुई तो मैं उसको कुछ पेपर, कुछ एक्सट्रैक्ट में उसको दे सकता हूं, मेरी इच्छा हुई तो। और अगर कभी भी सर कोई भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बाद में कोई भी चेंजेस हुए, तो लेट से मैंने कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना लिए, उसके बाद में कोई भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुए तो भाई अगर कोई भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपने बनाया उसमें मॉडिफिकेशन अगर आप कर रहे हो कोई भी उसमें, या फिर कोई नया डॉक्यूमेंटेशन डाल रहे हो, सबसे पहले आपको रीजन बताना पड़ेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मॉडिफाई क्यों कर रहे हो, किसने ये डॉक्यूमेंटेशन में मॉडिफाई करा और उसको रिव्यू किसने करा,
किसने मॉडिफाई करा और रिव्यू किसने करा, व्हेन एंड हुम मेड एंड रिव्यूड, किसने ये डॉक्यूमेंटेशन में मॉडिफाई करा और किसने रिव्यू करा। और सर अगर कभी कभार क्या होता है, मेरी ऑडिट रिपोर्ट मैंने यहां पर इशू कर दी, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद अगर मैंने कोई नया एक्स्ट्रा प्रोसीजर परफॉर्म करा, कोई नया ऑडिट का प्रोसीजर परफॉर्म करा कि यार बाद में मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार कोई एक्स्ट्रा चीजें और भी चेकिंग करनी चाहिए, तो एक बार आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, अगर उसके बाद अगर आप कोई भी चेकिंग कर रहे हो, कोई भी प्रोसीजर लगा रहे हो जिससे आपका कंक्लूजन बदल रहा है, तो उस केस के अंदर भी आपको सबसे पहले तो बताना पड़ेगा ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस हुई जिस वजह से आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद ऑडिट कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो, और उसके बाद आपने कौन सा प्रोसीजर करा, कौन सा एविडेंस मिला और क्या कंक्लूजन दिया, सेम वही चीज, ऑडिट प्रोसीजर कौन सा लगाया, एविडेंस कौन सा मिला एंड कंक्लूजन कौन सा दिया, और वो का वही व्हेन एंड हूम मेड एंड रिव्यूड, व्हेन एंड हूम मेड एंड रिव्यूड, वो चेंजेस किसने करे और किसने किसने करे, कब करे, और किसने कब रिव्यू करा। ठीक है सर, कौन कौन से मैटर जो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट करने चाहिए, वन टाइम रीड मार लो कि भाई ये तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में रखने ही रखने, कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क जो भी आपको कंपनी में मिली, अनसर्टेनिटी जो भी था, कोई सी भी फाइंडिंग जिसकी वजह से मॉडिफाई कर सकते थे आप रिपोर्ट, कोई भी लिमिटेशन या डिफिकल्टी आई आपको ऑडिट करने में, कहीं पे भी जो प्रोफेशनल जजमेंट थे, मतलब आपको क्लाइंट के कोई प्रोफेशनल जजमेंट थे जो वो सिग्निफिकेंट थे कि उसने कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट वगैरह ऐसा लिया, वो आपको डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है सर, ऑडिट फाइल मैंने आपको बता दिया, ऑडिट फाइल क्या होती है, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है किसी भी एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट का, और ऑडिट फाइल बनाना एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है कि ऑडिट फाइल जब मैं बना रहा हूं तो बस मैं डॉक्यूमेंटेशन को सॉर्टिंग कर रहा हूं, ऊपर नीचे जमा रहा हूं, कोई नया प्रोसेसर परफॉर्म नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको टाइमली बेसिस पे बनाते रहना है, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है सर, अब सर एक बात बताऊं, कभी भी क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैंने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी होती है, कभी भी कोई थर्ड पार्टी वगैरह उसको एक्सेस मांगेगी तो मैं दूंगा क्या? सर देखो सिंपल बात है, यहाँ पे 4 पॉइंट लिखने, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई भी बंदा अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है तो आपको 4 पॉइंट लिखना है। सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स का क्लोज 1 पार्ट 1 शेड्यूल 2 बोलता है कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी नाम की चीज होती है भाई, तो आप कभी भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी लगती है क्लोज 1 पार्ट 1 शेड्यूल 2 में। ऐसे 200 भी बोलता है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, एसक्यूसी 1 भी बोलता है कि आप ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, वो उसकी इच्छा हुई तो वो किसी को शेयर कर सकता है, वरना वो शेयर नहीं करेगा। ऐसे 230 भी बोलता है कि भाई साहब ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, बट वो उसके कुछ एडिशनल पर्पस भी, अगर कभी आपका कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन वगैरह करना है तो आप इसको शेयर कर सकते हो, आप इसको शेयर कर सकते हो। तो कभी भी अगर आपसे कोई ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि भाई पहली तो मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है क्लोज 1 के हिसाब से, फिर आपको लिखना है ऐसे 200 एसक्यूसी 1 ऐसे 230, ऐसे 200 एसक्यूसी 1 ऐसे 230, ऐसे 200 भी बोलता है आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, एसक्यूसी 1 भी बोलता है ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, एसक्यूसी 230 भी बोलता है ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, पर अगर कोई एडिशनल पर्पस इसके लिए सर्व करते हैं, कोई इंस्पेक्शन करना है तो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, फिर सर ये क्वेश्चन है ऑडिट कोर्स का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार फटाफट बता देता हूं कि भाई ये देखो, आप ऑडिट में जो भी करते हो सब कुछ करते हो, आपका बहुत सारा ईमेल होता है, कन्वर्सेशन होती है, तो हर एक छोटी से छोटी चीज तो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकती, नहीं सर एक छोटी से छोटी चीज डॉक्यूमेंट नहीं हो सकती, तो आप क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट करते हो और उससे क्या क्या चीज डेमोन्स्ट्रेट होती है, आप क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट करते हो उससे क्या क्या चीजें दर्शाती है, क्या दर्शाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने इंगेजमेंट, आपको उससे बताता हूं मैं एक बार, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने इंगेजमेंट लेटर को डॉक्यूमेंट करा, अगर आपने इंगेजमेंट लेटर को डॉक्यूमेंट करा तो ये क्या दर्शाएगा, क्या चीज शो करेगा, अगर आपने इंगेजमेंट लेटर को डॉक्यूमेंट करा तो ये शो कर देगा कि भाई आपने और मैनेजमेंट के बीच में टर्म्स एग्रीड हो चुकी थी, टर्म्स एग्रीड हो चुकी थी। तो ये आप 100% सारी चीजें डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते कि आपने मैनेजमेंट से फोन पे कब बात करी, ईमेल कब करा, क्या क्या करा, ये सारी चीजें आप बस एक चीज डॉक्यूमेंट कर लो जिससे वो चीज आपको दर्शा जाए, डेमोन्स्ट्रेट हो जाए कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली है। जैसे अगर आप इंगेजमेंट लेटर डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो उससे क्या शो होगा कि भाई मैनेजमेंट और आपके बीच में टर्म्स एग्री हो चुकी है। अगर आपने ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट करा है तो इससे क्या शो होगा, इससे शो हो जाएगा कि ऑडिट आपने बिल्कुल प्लान अच्छे तरीके से करी थी। अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दी, अगर आपने कोई भी क्वालिफाइड ओपिनियन दिए तो इससे ये शो हो जाएगा कि आपने एसएस की रिक्वायरमेंट पूरी करी है, एसए 705 जो क्वालिफाइड ओपिनियन से डील करता है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाया टू कोरोबोरेट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, कि मैनेजमेंट ने मुझे कोई बात बोली पर मैंने उसकी बात डायरेक्टली नहीं मानी, उसने बोला कि सेल्स 5 करोड़, उसने क्या बोला कि सेल्स रेवेन्यू 5 करोड़ का है, पर मैंने उसने जो बोला उसके लिए एक कोरोबोरेटिव प्रोसीजर और लगाया, एक्स्ट्रा एविडेंस और लिया कि भाई असली में सेल्स 5 करोड़ की है या नहीं, तो उसने जो बोला मैंने कहीं से क्रॉस चेक करा, तो मतलब मैंने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखा है, इससे ऐसी चीज शो हो जाएगी। तो अब ये डॉक्यूमेंट करोगे तो इससे आपकी ऑटोमेटिक चीजें डॉक्यूमेंट हो जाएगी। तो इसको याद करने का सिंपल है, ऐसे 210, ऐसे 300, ऐसे 705 और एक प्रोफेशनल स्केप्टिज्म और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ऐसे 210, 300, 705 एक प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। ऐसे तुम्हारा आपने एंगेजमेंट लेटर डॉक्यूमेंट करा तो इससे ये पता पड़ जाएगा ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में टर्म्स एग्री हो गई थी। ऑडिट प्लान अगर आपने डॉक्यूमेंट करा तो ऐसा पता पड़ जाएगा कि ऑडिटर हैज प्लान द ऑडिट। क्वालिफाइड ओपिनियन अगर आपने दी तो ऐसा पता पड़ जाएगा कि आपने कंप्लाई करा एसएस विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफाइड ओपिनियन। स्पेसिफिक प्रोसीजर अगर आपने लगाया टू कोरोबोरेट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स तो पता पड़ जाएगा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आपने फॉलो करा हुआ है।
ठीक है ना, ये वाला बस यही है। एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट प्लान, क्वालिफाइड ओपिनियन, प्रोफेशनल स्क्रिप्ट, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, चलो सर अपना ये हो गया है खत्म। अब ऐसे ही करते करते आपके पास मतलब आपको ये मिल जाएंगे सारे के सारे कंप्लीट आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। जो नोट्स है मैंने कहा आपको पीडब्ल्यूएपी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपको सीए हेमंत सोमानिट करके टेलीग्राम चैनल पे पूरी की पूरी बुक मैंने फ्री में शेयर करी है, पूरी बुक मिल जाएगी। वहाँ पे स्क्रॉल करना, फाइल सेक्शन में जाना, मेरे टेलीग्राम चैनल सीए हेमंत सोमानी, फाइल सेक्शन में स्क्रॉल करना, वहाँ पर आपको पूरी बुक मिल जाएगी। पूछना मत बार बार कहाँ है नहीं मिले, हे भाई या तो पीडब्ल्यूएफ से ले लो, टेलीग्राम चैनल से लो, आपको जहाँ से लेने ले लेना। और भाई ऐसे आपने वीडियो आई होप लाइक कर दी होगी। आपको ऐसे कौन कौन से एसएस के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की पहले वीडियोस चाहिए वो कमेंट कर दो कि सर ये वाले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की आप पहले ले आओ। ठीक है ना, तो वो वाला मुझे कमेंट करके याद से बता देना कि इसके आप पहले ले आओ, ये आपको हो जाएगा। बाकी ऐसे करते करते आपकी सारी आएगी आएगी। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं अपन अपने अगले स्टेज में।